तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। हर एक आर्टिकल पे हम लोगों की नज़र है और मुझे उम्मीद है कि तुम सीखते भी जा रहे होगे। ज़्यादा आगे नहीं भागना है, जितना कराती जाऊँ उतना उतना पढ़ते जाना। कल हम लोगों ने राष्ट्रपति का एंड 62 आर्टिकल जितना मुझे याद है पढ़ लिया। 61 पढ़ा था, 62 उसी से संबंधित है। आज उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में जाना था। ये देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में था, फिर 54, 56, 58 ऐसे याद करने को कहा था और कहा था एक ट्रिक से याद कर लेना ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ये किताब तब समझ में ज्यादा आती है जब आप चीजों को पहले से समझ के किताब को सिर्फ यूज करते हैं लैंग्वेज को समझने के लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और सीधे किताब उठा के पढ़ते हैं तो चीजें समझ में नहीं आती, वो मुश्किल लगती हैं। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो देश की सबसे बड़ी हस्ती के बारे में था, जिनको आप कहते हैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति, देश का सबसे पहला नागरिक, तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर, कमांडर इन चीफ। भारत में एक ऐसी पोस्ट जिसकी इज्जत इसलिए करनी है क्योंकि वो भारत में सबसे बड़ी पोस्ट है। कोई भी बैठा है किसी भी जात पात का, SC है, ST है, OBC है, जनरल है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। और ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसे उदाहरण आपके सामने अब तक आ चुके हैं। 14वें राष्ट्रपति हैं आपके रामनाथ कोविंद जी। ये SC हैं, शेड्यूल कास्ट हैं दूसरे, क्योंकि पहले SC बन चुके थे 90s की स्टार्टिंग में। इसी तरह से मैंने सिख राष्ट्रपति का नाम लिया तो आप समझ गए ज्ञानी जैल सिंह जी की बात कर रही हूँ। मैंने मुस्लिम राष्ट्रपति की बात की तो आप समझ गए APJ अब्दुल कलाम साहब की बात हो रही है। और इस तरह के ढेरों उदाहरण हैं जो लिस्ट में हम पढ़ेंगे भी। तो इस पोस्ट की सिर्फ इसलिए इज्जत करो क्योंकि ये देश में सबसे पहला नागरिक है, महामहिम है और इनके हाथ से ही सारे कानून साइन के बाद ही कानून बन सकते हैं। तो कानून बनाने के लिए भी आपको इस आदमी के हस्ताक्षर की जरूरत होती है, यानी PM को भी हस्ताक्षर चाहिए अगर कानून बनवाना है राष्ट्रपति के, ठीक है। कल हमने देखा था ये भाग 5 में स्टार्ट हो जाते हैं और भाग 5 के आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुए थे? ये 52 से लेके और 62 तक इनके बारे में है। 52 से 62 तक। उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति स्टार्ट होता है 63 से और फिर 74 से स्टार्ट हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया यानी प्रधानमंत्री। ये मैंने आपको ट्रिक बताया भी था, आप ऐसे याद करोगे 52, 63, 74, 11 का डिफरेंस है। पहले राष्ट्रपति है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो ये मंत्रियों की मंत्री परिषद है इसका मुखिया यानी प्रधानमंत्री, ठीक है। तो 52 से 62 तक इसके बारे में है। अब 62 तक पहुंचने के लिए एक ट्रिक बताया था कि 52 याद कर लो, 54, 56, 58। तो इन सब में क्या है? इनमें कुछ भी बहुत ही आसान तरीका है, पेट याद करना था, PET, प्रेसिडेंट इलेक्शन टेन्योर या टाइम पीरियड और क्वालिफिकेशन, ठीक है। इससे जुड़े अपने आप आते चले जाएंगे। अगर प्रेसिडेंट की बात 52 में है तो 53 में किसकी बात करेगा? ये प्रेसिडेंट का पद है ना, उसी के बारे में बात करेगा। तो कार्यपालिका की बात करेगा क्योंकि वो उसका प्रधान होता है। फिर 54 में इलेक्शन है तो 55 में इलेक्शन के प्रोसेस की बात करेगा। 56 में टेन्योर है तो 57 में टेन्योर खत्म होकर री इलेक्शन कैसे होगा उसकी बात करेगा। 58 में क्वालिफिकेशन है तो 59 में ये कंडीशंस की बात करेगा, भाई लाभ के पद पे ना हो, MLA MP ना हो। यही तो पढ़ा था हमने। इसके बाद 60 में थी इसकी शपथ, जो ये किसके सामने लेंगे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। और अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं, समय से पहले इनको हटाना है, तो 61 में इनके ऊपर महाभियोग, बहुत बड़ा अभियोग था जिसको हम आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति का टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो आर्टिकल्स पे फोकस है ना। तो महाभियोग आर्टिकल 61 में है और लास्ट इसका 62 है क्योंकि इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा 63 जो कि उपराष्ट्रपति की तरफ इशारा करेगा। तो 62 में उसी से जुड़ा हुआ कार्यपालिका, भाई ये जैसे अब ये हट जाएगा तो इसके हटने से पहले पहले नए राष्ट्रपति का इलेक्शन करा लो। इसलिए जब भी राष्ट्रपति का हटने का टाइम आने वाला होता है उससे 2 महीने 3 महीने पहले प्रोसेस शुरू हो जाता है इलेक्शन का। इसके इलेक्शन में आपको और मुझे तो हिस्सा लेना ही नहीं, इसलिए इसका इलेक्शन का प्रोसेस इस तरह नहीं है कि इतने चरणों में होगा और वहां से वहां होगा, नहीं। दिन डिसाइड कर देते हैं और उस दिन सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं और अपने अपने हिसाब से उनका वोटिंग का जो प्रोसेस है उसमें वोट डाल के और राष्ट्रपति जीतने और हारने का तभी तुरंत ही पता चल जाता है। कोई बहुत लंबा टाइम पीरियड इसमें नहीं लगता। तो ये सब बातें आर्टिकल 62 में लिखी हैं। कल हम लोगों ने 52 से 61 तक बताया था, 62 यही था आसान सा, तो इसलिए इससे जोड़ के आप याद कर पाएंगे, ठीक है। आज हमें शुरू करना है 63वां यानी उपराष्ट्रपति का टेबल। तो उपराष्ट्रपति को ध्यान से समझेंगे। जिन लोगों ने कल की क्लास ली और फिर किताब पढ़ी उन्हें राष्ट्रपति के टॉपिक
टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब हम आगे पढ़ेंगे। उन्हें पता है कि पदावधि टेन्योर कहाँ लिखा है, PET, तो कहाँ होगा 52, 54, 56 में होगा टाइम पीरियड। वो कहेंगे इलेक्शन कहाँ लिखा है तो उन्हें पता है PE यानी 54 में होगा। प्रेसिडेंट का पद कहाँ है तो वो कहेंगे 52 में है। प्रेसिडेंट कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में तो 53 में। 55 में इलेक्शन की सारा प्रोसेस लिखा है। ये सब याद करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आज हम शुरू करते हैं आर्टिकल 63 से पढ़ना। ये देश की दूसरी बड़ी हस्ती जिसको आप कहते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। पहली चीज तो ये देखो, उपराष्ट्रपति क्यों बनाया गया होगा। किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे बड़ी जो पोस्ट पे बैठा है भाई वो एचडी होता है ना, कोई 20-22 साल का लड़का तो बैठाएंगे नहीं। ज्यादातर इनकी उम्र 70, 72, 75, 77 तक भी उम्र देखी गई है। तो आप लगाओ उस स्टेज में बैठने वाले आदमी को हेल्थ इश्यूज कभी भी हो सकते हैं, इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, साल 2 साल बाद भी एक्सपायर हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, ना काम कर पाए, भाई 100 तरह की दिक्कतें हैं। या किसी भी कंडीशन में बाहर गए हुए हैं तो उनका काम कौन करेगा। तो उनके काम को करने के लिए एक बड़ी पोस्ट और क्रिएट की गई। किसी खास कंडीशन में दिक्कत आ जाए तो उन्हें नाम दे दिया गया भाई ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन ये दिक्कत नहीं आई तो ये आदमी खाली बैठा रहेगा क्या। आपने उपराष्ट्रपति बनाया था इस सोच के कि राष्ट्रपति को कुछ हो गया तो देश एकदम से वीरान ना हो, अनाथ ना हो, उपराष्ट्रपति तुरंत सेम डे राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाए। लेकिन अगर 5 के 5 साल राष्ट्रपति फिट एंड फाइन रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई हेल्थ इशू नहीं हुआ तो इसको क्या 4 लाख रुपए फ्री के देने हैं क्या, नहीं। फिर कहा इनका काम होगा। इनका काम क्या होगा, नॉर्मल कंडीशंस जब होंगी ना देश में, भाई राष्ट्रपति ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है, तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं दिया गया। कोई जिम्मेदारी नहीं है उपराष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ के, ना इनको कहीं साइन करने, ना इनको कहीं कोई इस तरह की मीटिंग्स को हेड करना। क्योंकि देश की सारी मीटिंग्स के मुखिया अगर देखें तो 2 ही होते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख या तो राष्ट्रपति है या वास्तविक प्रमुख PM है। उपराष्ट्रपति का एज सच कोई काम नहीं है। तो कोई काम तो देना पड़ेगा ना भैया, तुम देश के टैक्स के पैसे से अगर तनख्वाह लेते हो तो काम भी तो करोगे। तो इनको काम दिया गया कि आप नॉर्मल कंडीशंस में आप इसी से अगला आर्टिकल उसी का जोड़ दिया और कहा कि आप जो नॉर्मल कंडीशंस होंगी ना, क्योंकि आपको काम तो है नहीं, तो आप उस कंडीशन में पदेन सभापति बन जाएंगे। अब ये पदेन सभापति क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो कहाँ के चेयरमैन है ये, आपके देश में 2 सभाएं हैं जो देश के लिए काम करती हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा लोगों की चुनी है तो वहां तो इनको नहीं बैठा सकते क्योंकि वहां तो लोगों के चुने मेंबर्स आते हैं। फिर इनको कहाँ बैठा दें, इनको राज्यसभा में बैठा दें। तो राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करता है देश के स्तर पर, राज्यसभा का पदेन सभापति बना दें। राज्यसभा जिसको पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, अब जिसका नाम राज्यसभा है, 1954 से पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। पेपर में कई बार आता है ये, राज्यसभा का पुराना नाम क्या था, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स। परिषद होती है काउंसिल, तो राज्यों की परिषद थी, अब इसका नाम राज्यसभा है 1954 के बाद। यहाँ पे 245 लोग होते हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाले। इन 245 के ऊपर एक मुखिया है जिसको आप कहते हैं, ये इनका पदेन सभापति है, ये इनसे अलग है, 245 से अलग है। तो ये पदेन सभापति है और ये पदेन सभापति कौन बनेगा, जो भारत का पहले क्या बने के बैठेगा, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति बना दिया, काम काज है नहीं तो आप काम क्या करोगे, अगर कोई परिस्थिति विकट आ गई, मुश्किल आ गई, तो आप राष्ट्रपति की जगह बैठ जाओगे। अगर वो एक्सपायर हो गया, कोई दिक्कत हो गई, अगर चीजें नॉर्मल हैं, देश नॉर्मल ढंग से चल रहा है, तो फिर आप राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। पदेन का मतलब आपका इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप उपराष्ट्रपति हैं इसीलिए आप सभापति बनेंगे। आप सभापति हैं इसलिए उपराष्ट्रपति नहीं है, आप पहले उपराष्ट्रपति हैं इसलिए आपको सभापति पदेन बनाया जा रहा है। तो ये आर्टिकल कहाँ लिखा है, 64 में लिखा है, ठीक है। तो इसको सैलरी जो मिलती है ना, वो कहने को तो उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख रुपए है, पर मैं आपको बता दूं इस आदमी को कभी भी उपराष्ट्रपति की सैलरी मिल ही नहीं पाती, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में ये राज्यसभा के सभापति की सैलरी लेते हैं। और अगर देश में कोई विकट स्थिति आ जाए, राष्ट्रपति को हटाना पड़े, महाभियोग लगाना पड़े, मान लीजिए किसी कारण से उनको डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति की सैलरी लेते हैं। तो ये एक ऐसा आदमी है, एक ऐसी पोस्ट है जो अपनी पोस्ट की सैलरी नहीं लेते, या तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की सैलरी लेते हैं या फिर विकट स्थिति में देश के राष्ट्रपति की। अब देखो आर्टिकल 65 क्या कहता है, सब इन्हीं से जुड़े हैं। 64 में इसका पोस्ट बनाई, ये 63 में, 64 में पदेन सभापति, 65 में कह दिया किन्हीं कंडीशंस में ये राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर सकते हैं, विशेष परिस्थितियों में।
कौन सी विशेष परिस्थितियां, जो मैंने अभी आपके सामने एक दो एग्जाम्पल दिए। मान लीजिए आपके देश का राष्ट्रपति बहुत ज्यादा बीमार है, वो जाके डिसीजंस ले ही नहीं सकता, ना वो साइन करने की कंडीशन में है, हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में है, तो उस टाइम पे फिर कैसे काम चलेंगे? तो ये काम कर लेंगे। या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया है और वो हटा दिए गए हैं और कुर्सी खाली है, तो ये काम करेंगे। किसी कारण से राष्ट्रपति की अकाल मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ये राष्ट्रपति विशेष स्थितियों में राष्ट्रपति की कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे। कौन? भारत के राष्ट्रपति। क्या ऐसा लिखा है? बिल्कुल लिखा है आर्टिकल 65 में। ठीक है। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन, अभी जो ये आगे भाग रहे हैं फिर समझ में नहीं आएगा, जब उपराष्ट्रपति पढ़ाऊं ना तब इसके इलेक्शन का आगे नाम आएगा तो मैं अपने आप ना बता दूंगी। अभी सिर्फ सुनो और समझो। इलेक्शन मैंने कल नहीं बताया क्या राष्ट्रपति का, तो इसका भी बताऊंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस समझने की कोशिश करो। सबसे पहले लिखा है उपराष्ट्रपति का नाम, इसके बारे में बता दिया। उसके बाद लिख दिया कि भाई ये उपराष्ट्रपति का काम तो है ही नहीं कोई, फिर क्या करेगा? तो ये पदेन सभापति के रूप में काम करेगा मैक्सिमम टाइम। उससे अगले में लिखा अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में एक्सपायर हो जाए राष्ट्रपति, या हॉस्पिटलाइज्ड है, या किसी कारण से मान लीजिए महाभियोग के कारण हट गया, तो उस कंडीशन में इनको राष्ट्रपति की कुर्सी संभालनी है। यानी ये तीन इनके काम की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की, पदेन सभापति की, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति की। ठीक है। तो ये उपराष्ट्रपति के 3 आर्टिकल है। राष्ट्रपति का वहां एक ही था बस, राष्ट्रपति। उसके बाद उसके बारे में ऐसे नहीं था। इसके बारे में लगातार 3 लिखे हैं। उनके फिर इलेक्शन और वो सब स्टार्ट थे। इनका भी होगा आगे इलेक्शन, तब बताऊंगी। तो ये 3 आर्टिकल समझने हैं, 63, 64, 65। उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है। अब इसके आगे आते हैं। कितना हो गया? 63, 64, 65। अब आएगा 66। इसमें इसके इलेक्शन की बात करेगा। अभी जो लिख रहा था कोई, देखो अब आ गया ना, अपने आप चीजें आ जाएंगी। तुम थोड़ा पेशेंस रखोगे तो समझने पर सारा फोकस रखो, दिमाग को रखो एक जगह कि भैया मुझे ये जो बोला जा रहा है ना, मुझे ये समझना है। अगर इधर उधर फैलाओगे ना तो फंसोगे तुम। अभी सिर्फ सारी चीजें इकट्ठी सुनते जाओ, दिमाग में एक सेट बैठ जाएगा चीजों का कि अच्छा ये चीजें इस तरह से हैं। फिर दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बयां करता है आर्टिकल नंबर 66। वहां पे क्या था? पीईटी था ना, प्रेसिडेंट इलेक्शन टेन्योर। ऐसे इसका भी है। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट है, फिर इलेक्शन है, फिर टेन्योर। लेकिन वहां पीईटी में एक एक का अंतर था। यहाँ पहले हमने बताया वाइस प्रेसिडेंट है, फिर हमने कहा इसका काम तो है नहीं तो ये सभापति है, और अगर कहीं भी दिक्कत आ जाए तो ये उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति भी है। ठीक है। इसके बाद इसका इलेक्शन। इसके इलेक्शन के प्रोसेस की जरूरत नहीं देखी गई, क्योंकि इसके इलेक्शन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कॉपी है देश के राष्ट्रपति के इलेक्शन की, बस थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि इसके इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हिस्सा लेंगे, जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के भी मेंबर आते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस को मैं समझाऊंगी जब उपराष्ट्रपति हेडिंग से टॉपिक पढ़ाऊंगी। अभी उपराष्ट्रपति नहीं पढ़ रहे, अभी हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल्स में सिर्फ इतना बताऊंगी, जो पुराने बच्चे हैं या जो मेरी पुरानी क्लासेस है ना, उनमें उपराष्ट्रपति का पूरा इलेक्शन समझा रखा है। अब जब ये टॉपिक आएगा ना उपराष्ट्रपति का, तब इसके इलेक्शन को एक एक करके एक एक शब्द को एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन यहाँ टारगेट आर्टिकल पढ़ना है, इसलिए आर्टिकल्स को दिमाग में बैठाओ। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति, फिर पदेन सभापति, फिर विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति जब ये बनेगा, इसके बाद इसका इलेक्शन। इसके इलेक्शन के प्रोसेस को नहीं समझाया गया अलग से, इसी में ऐड कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद 67 में क्या होगा? तो 67 में इलेक्शन पीईटी था ना, वहां यहाँ भी सेम है, टेन्योर, यानी इसका टाइम पीरियड। तो कितने साल का है ये 5 साल के लिए आते हैं। यही सेम बात लिखी हुई है। तो 63, 64, 65, 66, 67 5 आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति, इलेक्शन और टेन्योर। ठीक है। इसके बाद 68, 69 और 70। अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। 69 मैंने तुम्हें पहले बताया था, मैंने कहा था सबकी शपथ लिखी है अनुसूची 3 में, शेड्यूल 3 में, लेकिन 3 शपथ तुम्हें अलग से याद कराई थी, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की और राज्यपाल की। याद करो, आर्टिकल 60, 69 और 159। आज वही सामने आ गया। तो 60 हमने कल पढ़ा था, यहाँ उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है कि कैसे शपथ लेंगे वो। ठीक है। यहाँ टाइम था ना, टाइम खत्म हुआ तो री इलेक्शन भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे री इलेक्शन और वो किस तरह से, भाई चुनाव के बारे में है उनके, कि किस तरह से चुनाव कंडक्ट होगा, कितने टाइम में हो जाएगा, इनके पद पे रहते रहते हो जाएगा या हटाने के बाद होगा, उस तरह की सारी बातें लिखी हैं। तो इलेक्शन से ही जुड़ा मान लो इसको, इलेक्शन और टाइम से ही जुड़े चुनाव की बातें। और इसके बाद 70 में क्या कहा गया? एक बार वापस 65 देखो, ध्यान से देखना। 65 में ये राष्ट्रपति बन गए थे ना विशेष परिस्थितियों में। क्या परिस्थितियां थी? बीमार बहुत ज्यादा है, एब्सेंट है, कहीं विदेश में गया है, या महाभियोग। अब ध्यान से समझो, 65 जैसा ही 70 है। फिर अलग क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ भी ये राष्ट्रपति बनेगा,
विशेष परिस्थिति में, लेकिन वो विशेष परिस्थिति वैसी नहीं होंगी, वो विशेष परिस्थिति संसद डिसाइड करेगी। वो 3 परिस्थितियां लिखित में हैं। क्या क्या? राष्ट्रपति बीमार हो जाए, राष्ट्रपति एब्सेंट हो, प्रेजेंट ना हो, देश में कहीं बाहर विदेश यात्रा पे गया है, छुट्टियां मनाने का कुछ भी है, और तीसरा महाभियोग। यहाँ भी राष्ट्रपति बनेगा वो, लेकिन वो राष्ट्रपति बनने की कंडीशंस एक्सप्लेन करेगी संसद टाइम टू टाइम। वो 3 एक्सप्लेन है जो 65 में है। 70 की टाइम टू टाइम संसद डिसाइड करेगी, यानी 65 और 70 दोनों उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की कुर्सी पर कब बैठना है ये बताते हैं। 65 की कंडीशन लिखी हुई है, 70 में विशेष परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं देश में कभी भी, और वो टाइम के अनुसार संसद डिसाइड करेगी। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। 63 राष्ट्रपति, 64 में पदेन, 65 में राष्ट्रपति किस हिसाब से बनेगा उपराष्ट्रपति वो। इसके बाद 66 में इलेक्शन, 67 में टेन्योर, 67 के बाद फिर टेन्योर खत्म होने के बाद क्या करोगे उसको बता दिया। फिर 69 में इन्होंने शपथ, जो हम पहले भी याद करके आए थे। 70 में 65 की तरह राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन अब कंडीशंस कौन बताएगी? आपकी संसद। तो 63 से 70 तक का ये समझ में आना चाहिए। एक बार दोबारा देख लो, टफ लगता है बहुतों को। उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति। विशेष परिस्थितियां लिखित में है, बीमार है, प्रेजेंट नहीं है, या महाभियोग लग गया। ठीक है। इसके बाद पीईटी था, तो ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन, टेन्योर। तो इलेक्शन बस प्रोसेस नहीं है, टेन्योर, और टेन्योर के बाद आकस्मिक कुछ हो गया तो कैसे बैठाएंगे, कितने दिन के लिए बैठाएंगे, कितने टाइम में इलेक्शन, वो सारी बातें यहाँ लिख दी गई हैं। 69 में शपथ है, और ये चुनाव वो वाला चुनाव नहीं है, ये इससे अलग है। ये चुनाव है आकस्मिक, इसको कुछ हो गया तो क्या करोगे, या इसके 5 साल पूरे हो गए तो। ये था इलेक्शन का, ये चुनाव जो विशेष इसमें कि भाई आकस्मिक एक्सपायर हो जाए तब क्या करें, या इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाए तब क्या करें, वो वाली बात करेगा। ठीक है। उसके बाद शपथ और राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ये डिसीजन कौन लेगी? संसद। तो 63 से 70 तक का सबकी समझ में आ गया होगा। चलो 71 देखें। 71, 72, 73। अब ध्यान से समझना, इनमें राष्ट्रपति भी शामिल हो गया, कहने को उपराष्ट्रपति है। यहाँ पे लिख दिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है इसके संबंध में निर्णय कौन लेगा। तो आप सब जानते हैं, अगर चुनाव में कोई भी गड़बड़ होती है तो चुनाव आयोग तुरंत बीच में कूद जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई गड़बड़ होती है, घपलेबाजी होती है, तो क्योंकि उसमें तुम और मैं शामिल नहीं है, इसके सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, ध्यान से समझना पड़ेगा। आपके मेरे जहां इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, एमएलए के इलेक्शन, एमपी के इलेक्शन या पंचायत के इलेक्शन, तो चुनाव आयोग तुरंत से आ जाता है कि भाई क्या गड़बड़ है क्या नहीं। लेकिन जब राष्ट्रपति के इलेक्शन में घपलेबाजी हो या उपराष्ट्रपति के में, जिसमें तुम और मैं इन्वॉल्व नहीं है, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, तब इलेक्शन कमीशन बीच में नहीं आता। काम वही करा रहा था, लेकिन तब बीच में आएगा सुप्रीम कोर्ट। ये अलग से लिखा हुआ है आर्टिकल 71 में। ठीक है। 72 कहता है राष्ट्रपति के पास पावर्स होती हैं क्षमादान की। वो किसी की भी सजा को माफ कर सकता है, और मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है। ये सारी बातें आर्टिकल 72 में उसकी शक्ति के तहत दी गई हैं। तो राष्ट्रपति की पावर है कि किसी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सजा दी है, या किसी भी कोर्ट ने, तो वो उसको अगर एक पिटीशन डालता है, मर्सी पिटीशन बोलते हैं उसको, क्षमा याचना जिसको बोल देते हैं, याचिका, क्षमा याचिका, और फिर वो राष्ट्रपति पढ़ के उसको फील होता है कि यार ठीक है, इसने भाई गलती कर दी, लेकिन उस टाइम पे कंडीशंस ऐसी थी, या जो भी उसको फील हो, तो उसको ये पावर दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी कोई अगर सजा मिली है किसी को, तो उसको क्षमादान कर सकता है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में करते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर भगवान के बराबरी के बन गए ना, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करना भी कोई ठीक नहीं है ना। तो इसलिए बहुत रेयर होता है कि क्षमादान मिल जाए। हाँ, प्रकृति बदल सकते हैं। मान लीजिए कोई औरत है कि भाई जिसको सजा मिल गई है और उसके गर्भ में कोई बच्चा है, तो ये कह सकते हैं कि भाई इसको सजा, एक काम करो, 9 महीने या जब इसका बच्चा 1-1.5 साल का हो, उसके बाद इसकी सजा को, उसकी प्रकृति चेंज कर देना। तो ऐसा काम ये कर सकते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल 72 के तहत। 71 ने कहा था चुनाव की गड़बड़ हुई तो सीधे मामला कहाँ देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन इनका मामला ना देखे। 72 ने कहा क्षमादान वगैरह की बातें, ये पावर दे दी इसको, मर्सी पावर्स। 73 अब ये बस एंड होने वाला है, क्योंकि 74 में तो कार्यपालिका आ जाएगी, तो इसमें कार्यपालिका के बारे में होगा। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं आप। ठीक है। तो ये दोनों के टॉपिक कंप्लीट हुए, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी। एक जैसी हैं कुछ चीजें, इसलिए डबल आर्टिकल राष्ट्रपति में तो दिए गए पर उपराष्ट्रपति में डबल नहीं किए गए। यानी आज आपने 52 से लेके और कितने तक हमने देख लिए? 73 तक।
अभी आगे भी पढ़ लेंगे, आज 80-81 तक कर लेंगे। 52 से 73 तक किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या क्या लिखा है। एक बार हम सारा एक बार देखें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति। अब ये तुम्हें आना चाहिए, यहाँ राष्ट्रपति के लिख देती हूँ एक साथ, और यहाँ उपराष्ट्रपति के। जितना चीजों को कंपेयर करके समझ पाओगे उतना लंबे टाइम तक याद रखोगे। राष्ट्रपति कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 52 से। काम का क्या क्या था? 52, 54, 56, 58। उसके बाद क्या था? 60 था, 61 था और 62 था। इतने पे खत्म हो गया था ना राष्ट्रपति। आगे जाके फिर 71, 72 में फिर दिखेगा। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ 63। तो पहले इसको देखें। 52 में क्या था? राष्ट्रपति था 52 में। फिर 53 में बताया था कार्यपालिका का प्रमुख है भाई। 54 में बताया था PETQ, ऐसे तो याद किया हमने। ई मतलब इलेक्शन, तो कौन कौन आएगा। 55 में बता दी इलेक्शन की विधि क्या होगी, प्रोसेस, वो आगे जाके बताऊंगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अभी ये अजीब लगेगा, आगे आसान दिखेगा। 56 में क्या था? टी मतलब टाइम पीरियड, टेन्योर, कितने साल का? 5 साल का। 57 में कह दिया टाइम पीरियड पूरा होने पे री इलेक्शन में हिस्सा लेना हो तो क्या कंडीशंस। 58 में क्वालिफिकेशन की बात कर दी, 35 साल का हो और भारत का नागरिक हो, लोकसभा का MP बनने की योग्यता रखता हो। फिर 59 में क्या थी? कंडीशंस, याद है ना? MP MLA ना हो ऑलरेडी, और हो तो बाद में इस पद से त्याग पत्र दे दे, और लाभ के पद पर ना हो। 60 में क्या थी? इसकी शपथ थी। 61 में क्या था? महाभियोग। और 62 में फिर बताया था, इसी को जोड़ के मैंने कल बताया था, आज बताया था कि इसी के बारे में आगे जाके है कि अगर कंडीशंस ऐसी होती हैं तो क्या करेंगे, मतलब राष्ट्रपति से ही जुड़ा हुआ। ठीक है, अब पढ़ लेंगे इसको भी आगे। 63 से स्टार्ट हुआ उपराष्ट्रपति। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, ये तो रीडिंग करनी है, यहाँ से समझना है। 63 किसकी बात करता है? उपराष्ट्रपति की। तो 63 में उपराष्ट्रपति की पोस्ट है जिसका कोई काम ही नहीं है। तो 64 में इसका काम बता दिया, किस रूप में? सभापति के रूप में, पदेन है। 65 में कह दिया अगर विशेष परिस्थिति होती है, भाई कोई प्रॉब्लम हो गई देश में, राष्ट्रपति एक्सपायर हो गया, महाभियोग से हट गया, बीमार है, कहीं विदेश चला गया, तो उसकी कंडीशंस में राष्ट्रपति के काम उपराष्ट्रपति करेगा। ये लिखित में है कंडीशंस 65। इसके बाद इसका प्रोसेस शुरू हो गया ET वाला। यहाँ तो वाइस प्रेसिडेंट था, यहाँ इलेक्शन है, इसके इलेक्शन में कौन आएगा कौन नहीं। फिर इसके बाद T मतलब टाइम पीरियड, तो भी 5 साल के लिए चुना जाएगा। फिर 68 में बता दिया कि कुछ अगर टाइम पीरियड से पहले इलेक्शन कराएंगे तो क्या होगा, टाइम पीरियड के बाद कितने महीने तक नया आदमी बैठ सकता है, अगर ये एक्सपायर हो गया तो जो आएगा वो कितने दिनों के लिए आएगा, ये सारी बातें। ठीक है, इसके बाद 69 में हम पहले ही पढ़ के आए थे, शपथ है, क्योंकि 60, 69 और 159 हम बहुत दिनों से पहले पढ़ रहे थे। ठीक है, 69। इसके बाद 70 में क्या था? 71, 72, 73। तो यहाँ 71, 72, 73 जो है, अच्छा ये शपथ हो गई 69। 70 कैसा था? 65 जैसा, बस यहाँ की विशेष परिस्थिति बताई थी, एक्सपायर हो गया, बीमार है या प्रेजेंट नहीं है। वहां की परिस्थितियां, ये भी राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेंगी? संसद, अकॉर्डिंग टू नीड। 71 में दोनों के इलेक्शन का सारा काम धाम अगर गड़बड़ का है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 72 में क्षमा याचिका, भाई क्षमादान की क्षमता है इसकी। और 73 कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये 52 से लेके और 73 तक पूरा हो गया। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर इसके आगे आएंगे। चलो अब देखें जरा स्पीड से क्या कुछ है। अब किताब आसान दिखेगी जो लोग अब पढ़ेंगे किताब को। देखो कल हमने यही तो पढ़ा था, राष्ट्रपति। 52 में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, 54 में ई इलेक्शन, 56 में टी टाइम पीरियड, 58 में क्वालिफिकेशन। फिर इनसे जुड़े मैंने कैसे याद कराए थे? राष्ट्रपति है तो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, निर्वाचन है तो निर्वाचन की रीति, अगले में पदावधि है तो खत्म होगी पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यताएं थी, 59 में कंडीशंस, शर्तें। ये सब मैंने कल बता दिया था। 60 में बताया था शपथ जो CGI दिलाएगा, 61 में महाभियोग, और 62 जो कल हम लोग मेरे ख्याल बताना मुझे याद नहीं रहा था, ये इन दोनों को जोड़ने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, भाई पद खाली है तो 5 साल के लिए दोबारा भरा जाएगा। कितने महीने? 6 महीने के अंदर। आकस्मिक रिक्ति एकदम से हो गई तो उसके लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि जो आएगा वो कितने महीने के लिए, जैसे उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति की शुरुआत है 63।
यहाँ से। तो भारत का उपराष्ट्रपति जिसका कोई काम ही नहीं है तो अगले में काम बता दिया। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, तो अगर तुम्हें लगता है काम नहीं है तो अगले ही में लिख दिया कि पदेन सभापति है ये। फिर इससे लिख दिया अगला, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई, एक्सपायर तो एकदम से हो जाता है ना आदमी, के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में अगर राष्ट्रपति प्रेजेंट ना हो, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में काम करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, यानी उसकी ड्यूटीज को पूरा करना। तो सबसे पहले बताया उपराष्ट्रपति, फिर लगा कि लोग कहेंगे काम नहीं है तो काम बता दिया ये पदेन सभापति है। फिर लोग कहेंगे अच्छा अगर राष्ट्रपति कुछ हो गया तो बता दिया ये राष्ट्रपति भी बन सकता है कंडीशंस में, क्या बीमार है, प्रेजेंट नहीं हो सकता, महाभियोग से हट गया या डेथ हो गई, ये कंडीशन बता दी। 70 भी ऐसी ही बात करेगा, लेकिन 70 बातें करेगा संसद जो बताएगी वो वाली, इसमें लिखित में है कौन सी कंडीशन। फिर 66 इलेक्शन की बात, पीईटी वाला ही सेम प्रोसेस, तो इलेक्शन देखो ये रहा निर्वाचन। फिर इसका टेन्योर, ये पदावधि 67। 68 कहता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति, अब उपराष्ट्रपति मान लीजिए राष्ट्रपति बन गया इलेक्शन में चुन के, तो उसको भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय। देखो निर्वाचन यहाँ भी आया था, लेकिन मैंने बताया 2 निर्वाचन अलग हैं। ये तो पूरे प्रोसेस की बात करता है। ये कहता है कि अगर रिक्त हो गया उसका जो सीट है तब क्या होगा, उसकी बात करता है निर्वाचन की। और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि 6 महीने के लिए आता है कोई भी दूसरे की सीट पे बैठने। तो मेन निर्वाचन तो ऊपर है, लेकिन उसके बाद आकस्मिक रिक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। 69 तो इलेक्शन के बाद शपथ की बात करेगा, शपथ या प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप। 70 कहता है, देखो ध्यान से समझो, 70 65 जैसा है, अन्य आकस्मिकताओं। आकस्मिकता क्या थी, अचानक से एक्सपायर होना, महाभियोग से हटना, कहीं विदेश चला गया, बीमार हो गया। लेकिन अब है अन्य, अब की आकस्मिकता किसके हाथ में, संसद के हाथ में, वो क्या डिसीजन लेगी। तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कामों का निर्वहन, यानी राष्ट्रपति की ड्यूटी पूरी करेगा 65 में भी और 70 में भी। 65 की ड्यूटी लिखी हुई है, 70 की ड्यूटी डिसाइड करेगी संसद, दोनों में ड्यूटी है सेम। यही भाषा देखना, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन देखो 65 में, देखो ये रहा, देखो उसके मतलब राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। फिर क्यों अलग अलग बनाया, क्योंकि 65 की 3 कंडीशन सबको पता है, और 70 की कंडीशंस 3 भी हो सकती हैं, 5 भी और 1 भी। वो डिसीजन किसका है, संसद का। तो दोनों बातें एक जैसी हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए 65 और 70 अलग अलग है, ठीक है। तो इतना डिटेल से पढ़ोगे तो फिर भूलोगे नहीं और गलती नहीं होगी। 71, 72, 73 दोनों की बात करेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पहले चुनाव में गड़बड़ हो तो, और क्षमादान की बात करेगा राष्ट्रपति की, और फिर बात करेगा बस मंत्रिपरिषद से जोड़ने की। देखो 70 तो हो गया। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय कहाँ जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन सारे मामलों को देखता है, लेकिन जब मामला राष्ट्रपति के इलेक्शन का हो या उपराष्ट्रपति का, तो इलेक्शन कमीशन पीछे। भाई चुनाव मैं करा दूंगा, इलेक्शन कमीशन कहता मैं चुनाव करा दूंगा, सारा काम करा दूंगा, लेकिन इसमें गड़बड़ मेरे बस की नहीं है देखनी, सुप्रीम कोर्ट अपने आप देखेगा। तो ये ध्यान रखना है कि देश के एमएलए के चुनाव, एमपी के चुनाव, एमएलसी के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, सब इलेक्शन कमीशन देखते हैं, या तो देश का इलेक्शन कमीशन या राज्य का। लेकिन अगर बात हो राष्ट्रपति के इलेक्शन में गड़बड़ की या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में धांधली की, तो इलेक्शन कमीशन पीछे हट जाता है और वो मामला सीधे कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 71 के तहत, ठीक है। 72 क्या कहता है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, जो दंड का आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, भाई इसको 10 साल की सजा या 20 साल की सजा, तो उस कंडीशन में निलंबन, सस्पेंड कर सकता है। परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अब जैसे सुशील कुमार है, सुशील कुमार को आपको पता है ना, कल जेल भेज दिया है, तो अब जेल में उसके खिलाफ पुलिस जो है सारी चीजें इकट्ठी करेगी, उसके ऊपर अलग अलग धाराओं के तहत जो है चार्जेस लगाएगी, और फिर एक लंबा सिलसिला शुरू होगा। भगवान ना करे, लेकिन अगर इसने सच में गड़बड़ की है, जो जैसे कि चांसेस 100% हैं, तो फिर इनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही होगी। और 302 और 304 दोनों धाराएं लगा दी गई हैं। 302 मर्डर है ही, और 304 अटेम्प्ट टू मर्डर। तो वो अब हो सकता है, अब देखें कि भाई वकील के ऊपर है सारी चीजें कि क्या दलील लोग मानेंगे या जजेस मानेंगे, क्या नहीं। पर मान लीजिए अगर एक लंबी सजा मिलती है, तो फिर उसके बाद इनके पास ये ऑप्शन है मर्सी पिटीशन का। मर्सी पिटीशन कोई भी डाल सकता है। राजीव गांधी जो आपके देश के प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री थे 1991 में, और रह चुके थे पहले 5 साल 1984 से 1989 तक, उनका भी मर्डर हुआ था इलेक्शन की रैली के दौरान। और उनका मर्डर करने में जो लोग थे, जो महिला थी मानव बम, वो तो वहीं मर गई थी, लेकिन बाद में एक लड़की फंस गई थी, एक महिला, जिसके कि हस्बैंड को कहा गया था कि इसने पूरा प्लान बनाया था। वो तो सब
एक आधे ने सुसाइड कर लिया, एक आधा वहीं मर गया। लेकिन वो जो महिला फंसी थी नलिनी, जिसका कि हस्बैंड इस पूरे चीज का मास्टर प्लान बनाने वाला आदमी था, तो उस आदमी की पत्नी को पकड़ा गया था और फिर उनको खूब जैसे भाई बातचीत निकलवाना, क्या प्लान, अगला क्या प्लान। तो नलिनी ने बाद में कहा था कि मुझे कानो कान खबर ही नहीं थी कि मेरा हस्बैंड ऐसा क्या प्लान कर रहा है और मैं तो बिल्कुल इनसे अनजान हूँ। लंबा केस चला, पहले तमिलनाडु हाई कोर्ट, फिर वहाँ मुख्य वो बना दिया गया था, मतलब इस तरह करके लंबा चौड़ा केस और ये सब चला। फाइनली जाके जब उसकी सजा मुकर्रर होने को थी, तब ये सोनिया गांधी ने कहा था कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसने जो किया इतने साल जेल में रह रह के इसने वैसे भी वो जीवन अपना उस तरह से काट लिया और इसकी सजा एक तरह से पूरी हो गई, हमने इसको माफ कर दिया और इसको बेशक कोर्ट माफी दे दे, मतलब लंबे टाइम बाद। तो आप ये देखो, ऐसे लोग भी अपनी मर्सी पिटीशन डाल सकता है, कोई भी आदमी, कि जी मैंने उस टाइम गलती से ऐसा कर दिया, मेरी इच्छा नहीं थी और मैं बहुत बहुत भुगत रहा हूँ और मुझे कृपया करके माफ कर दिया जाए। तो इस तरह की शक्ति किसके पास है आपके देश में? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो कार्यपालिका को जोड़ेगा ना आगे जाके, इसलिए 73 में कार्यपालिका की बात कर दी। ठीक है। तो ये हमने 52 से 73 तक हर एक के बारे में जान लिया। अब उम्मीद करती हूँ तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। 5 साल के लिए क्या नहीं आता प्रेसिडेंट की डेथ के बाद, क्या लिखा है ये, इसको दोबारा क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, किसी ने क्वेश्चन लिखा है लेकिन अधूरा है वो। 73 तक तुम्हें आ जाएगा आसानी से, अगर तुम किताब पढ़ोगे ना तो ये बेहद आसान दिखेगा। देखो सारे का सारा, तो 52, 54, 56, 58 ऐसे ही याद करना। PETQ, P प्रेसिडेंट, E इलेक्शन, T टाइम पीरियड, Q क्वालिफिकेशन, फिर उससे जुड़े याद कर लेना। 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, उसके बाद इंपॉर्टेंट 63 स्टार्ट हुआ, 63 में उपराष्ट्रपति, 64 में काम नहीं करता तो फिर क्या करेगा, पदेन सभापति, 65 में विशेष स्थितियों में राष्ट्रपति बन जाएगा, उसके बाद 66 में इसका ई इलेक्शन, फिर 67 में इसका टाइम पीरियड, 68 में बता दिया कि भाई टाइम पीरियड आकस्मिक डेथ हो गई तो क्या करेंगे, 69 में शपथ है जो बहुत पहले पढ़ी थी, 70 में क्या कर दिया जो 65 में था, विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ विशेष परिस्थिति कौन डिसाइड करेगी, संसद। 71, 72, 73 दोनों के जुड़े हुए हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के। 71 में दोनों का इलेक्शन में गड़बड़ होने पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला। 72 में क्षमादान की पावर है, ये राष्ट्रपति की है, उपराष्ट्रपति की नहीं है। और 73 में कार्यपालिका से इनका संबंध बता देंगे। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरे टॉपिक पर आ गए। इसी के पर मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट डे ऐसे याद करना, 52, 63 और 74, 11-11 का अंतर। ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कार्यपालिका में जो मंत्री परिषद है। तो 73 तो कार्यपालिका की बात कर रहा था, अब मंत्री परिषद स्टार्ट हो गई। तो राष्ट्रपति 52 से लेके कितने तक देखा आपने, मेन 63 से पहले तक। वैसे 71, 72 में भी राष्ट्रपति का जिक्र आएगा, लेकिन वहां तक मेन था। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं 74 से, 74 और 75। 74 बात करता है सीधे सीधे मंत्री परिषद की, और आप अच्छी तरह जानते हैं मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की स्टार्टिंग कहां से मानी जाए, 74 से। प्रधानमंत्री का पद ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये लिखा है कि मंत्री परिषद का मुखिया, भारत में एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री की बात पूछे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की या मंत्री परिषद की, आर्टिकल 74 से स्टार्ट है। 75 भी मंत्रियों के संबंध में ही बात करेगा। तो मंत्री का प्रोविजन, मंत्रियों के प्रावधान, भाई क्या क्या चीजें होंगी, तो मंत्रियों से जुड़ा है 74 और 75। तो पहले प्रधानमंत्री फिर अन्य मंत्रियों की बात करेगा। ठीक है, इसके बाद आ गया 76 आपके अटॉर्नी जनरल की बात करेगा। कौन है जी ये एक ऐसा आदमी है जिसको आप हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी, न्याय से जुड़ी हस्ती है। ये सरकार का मान लो सरकारी वकील है, अपना पर्सनल, वो सरकारी वकील नहीं जो जनता को मिलता है, वो सरकारी वकील जो सरकार कहीं भी फंसे, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए चाहे कहीं जाए, वो रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे लाखों केस हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि सरकार पे दुनिया केस नहीं करती, बहुत सारे केस होते हैं सरकार पे। सरकार के केस जब देखो तब सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई पिटीशन लगा के कुछ भी करके सरकार पे केस कर देता है। तो सरकार इतनी फालतू नहीं है कि सरकार रोज एक वकील को कहेगी जी आप हमारा केस लड़ो, आप लड़ो। जैसे ही सरकार आके बैठती है, उसको पता है मेरे ऊपर 1000 तरह के केसेस होंगे, मुझे भी केस लड़ने पड़ेंगे। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी तो केसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में वो अपने आते ही अपना एक वकील परमानेंट, भाई तू है हमारा वकील, जहां हम फंसे, जहां हमें केस लड़ना है तो तू जाएगा। और उसी आदमी को नाम दे दिया गया महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये आपसे और मुझसे संबंधित नहीं है, ये सरकार का वकील है। सरकार
सरकार के मामले देखेगा, सरकार को हर कंडीशन में बचाएगा, चाहे चीटिंग करनी पड़े चाहे कुछ करना पड़े, ये सरकार के फेवर की बात करेगा। और इसीलिए ये ना तुमसे जुड़ा ना मुझसे जुड़ा, ये कोई लोक सेवक नहीं है। MP MLA फिर भी तुमसे मुझसे जुड़े हैं, लेकिन इसको ना तुमने बनाया और ना मैंने बनाया, ना हम इसको हटा सकते। ये सरकार का पहला सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है और इसी को कह देते हैं ये कानून जो विधि को देखने वाला सरकार के बिहाफ पे मंत्री अलग चीज होती है, ये उनके पार्ट पे खड़ा होता है जहां वो फंस जाते हैं, तो इसको बोलते हैं महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। इसके बाद 77, 78 ये कार्यपालिका से जुड़े होंगे। 79 और 80 और 81 फिर संसद की बात करेंगे। तो ये सब चीजें जो है 78 अगर मैं खास कहूं तो ये मेनली डिसाइड करता है, बताता है PM और राष्ट्रपति के संबंधों के ऊपर है। भाई PM राष्ट्रपति जो है PM से ये सलाह मांग सकता है, इन क्वेश्चंस पर वो इनसे आंसर मांग सकता है, सब बातें लिखी हैं। तो एग्जाम में अगर आए PM और राष्ट्रपति के रिश्ते किस आर्टिकल पर आधारित है या किस आर्टिकल में बताए गए हैं, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 78 में PM और राष्ट्रपति के संबंधों का जिक्र है, ठीक है। 77 क्या होगा, ये सारी चीजें जब शुरू हो तो कार्यपालिका की बातें करती होंगी, तो जो पूरा प्रोसेस है ना कार्यपालिका का, वो 77 में कम शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया गया। यानी सरकार की बहुत सारी बातों को कार्यपालिका के पॉइंट से यहाँ लिख दिया गया। 70 सारा कार्यपालिका चल रहा है, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्री, अब सारी कार्यपालिका की बात करेंगे। 78 किसके रिश्तों के बारे में है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिश्तों पर बेस्ड है, ठीक है। तो आप देखो ये सारे PM से स्टार्ट, यहाँ से मान लें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में PM था, यहाँ आपने देख लिया मंत्रियों में भी PM रहा होगा, यहाँ आप देख रहे हैं इसको बनाने में भी PM का हाथ होगा क्योंकि उसके केस लड़ने हैं, यहाँ भी PM है और यहाँ PM और राष्ट्रपति के रिश्ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ गया 79, 80 और 81। तो 79 में क्या है, 79 में आपकी संसद है, सब पढ़ लिए ना पहले, अब संसद आ गई। 80 में आपकी राज्यसभा है और 81 में आपकी लोकसभा है, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल आज इतना ही पढ़ेंगे, लोकसभा तक के आर्टिकल। बहुत बड़ी है लोकसभा राज्यसभा, लेकिन हमारा टारगेट आर्टिकल्स पढ़ना है। तो आर्टिकल आपकी समझ में आ गए होंगे 81 तक के। देखें जरा, दोबारा देख लेते हैं। हमने 74 से पढ़ा ना, 74 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 75 में मिनिस्टर्स के बारे में, 76 में अटॉर्नी जनरल, क्योंकि PM जहां फंसेगा, सरकार जहां फंसेगी उसके मुद्दे देखेगा। इसके बाद 77 में कार्यपालिका के बारे में, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। 78 रिश्ते किस किस के, PM और राष्ट्रपति के। 79 बात करेगा संसद की, 80 बात करेगा राज्यसभा की, 81 बात करेगा लोकसभा की। लोकसभा के इलेक्शन में जो वोट डालते हैं उनकी उम्र कम से कम 18 साल होती है ना, इसको ही उल्टा कर दिया डिजिट को। 81 लोकसभा, 80 राज्यसभा और 79 संसद की बात करेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहां से पढ़ा है, सारा रिवाइज कर लिया। 52, 54, 56, 58 PETQ, PETQ, प्रेसिडेंट, इलेक्शन, टेन्योर, क्वालिफिकेशन, एक एक उससे जोड़ के आप अच्छी तरह जानते हैं। 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, उसके बाद 63 में उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति है, एक एक आर्टिकल बोल रही हूं मैं। उसके बाद वो कुछ कंडीशंस में राष्ट्रपति भी है, यानी 63, 64, 65। 66 में क्या होगा, इलेक्शन। 67 में टाइम पीरियड। 68 में आकस्मिक कुछ हो गया तो उसके बारे में। 69 में शपथ है। 70 में ये बात करता है जो 65 में भी की थी, क्या बात की थी, विशेष पर, लेकिन अब की विशेष परिस्थिति संसद बनाएगी। 71 में इलेक्शन में प्रोसेस में गड़बड़ हो तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। 73 में कार्यपालिका से इनको जोड़ेगा। फिर 74 में COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 75 में मिनिस्टर्स के बारे में। 76 में अटॉर्नी जनरल, क्योंकि मिनिस्टर्स को बचाने का काम तो वही करेगा सुप्रीम कोर्ट में। 77 कार्यपालिका के सारे बातों के बारे में। 78 में रिश्ते किस किस के, राष्ट्रपति और PM के। 79 में संसद की बात करेंगे, विधान पूरे इसकी बात करेंगे जो विधान बनाती है, कानून बनाती है। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ठीक है। वेरी गुड, जिसको याद भी हो गए बहुत अच्छी बात है। इसको फिर हम लोग कल पढ़ा दूंगी मैं। उपराष्ट्रपति से जो आगे पढ़ाने का काम है ना, आज हमने थोड़ा ही तो किया ना पढ़ाने वाला, जैसे समझ पूरा लिया, पढ़ने का काम कल कर लेंगे, क्लास ज्यादा लंबी ना हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना। यहाँ तक पढ़ लिया, देखो 73 तक पढ़ लिया ना, ये कल पढ़ा दूंगी, 74, 75 वगैरह।
या देख ही लो, इसमें कुछ है नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखो, मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 से स्टार्ट होती है ये। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 75 भी मंत्रियों के बारे में है प्रोविजन। 76 महान्यायवादी, ये किसका वकील है? सरकार का, तो पीएम बनाता है। 77 भारत सरकार के काम का संचालन, सब कुछ आ गया, सरकार कैसे काम करती है। 77 में काम का संचालन है। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां क्या क्या होती हैं, राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, यानी सब चीजों का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 77 में ऐसा लिखा है, सारे काम सरकार के राष्ट्रपति के नाम। 78 में रिश्ते, तो राष्ट्रपति को जानकारी के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रिश्तों पर बेस्ड है 78। 79 देखो, संसद स्टार्ट हो गई है, पार्लियामेंट, तो संसद का गठन 79 में। 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ ये बहुत आसान दिखता होगा तुम्हें। अब तुम 1 से लेके और 81 तक के आर्टिकल्स में बीच में कहीं मार नहीं खाओगे। कोई तुमसे पूछे राष्ट्रपति तो 52, उपराष्ट्रपति 63, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पीएम 74, पीएम राष्ट्रपति के रिश्ते 78। कहाँ लिखा है कि पदेन सभापति होगा? तो 64 में। कहाँ लिखा है विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति बनेगा? 65 में। क्या संसद विशेष परिस्थितियां बनाती है? बिल्कुल, 70 में लिखा है ऐसा। कहाँ राष्ट्रपति की शपथ है? 60 में। उपराष्ट्रपति की 69 में। और आगे जाके राज्यपाल जब आएगा तब पढ़ेंगे 159 में, सॉरी। ठीक है, चलो भैया, आज इतना ही करते हैं। यूपी प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? यूपी प्रेसिडेंट कहाँ से बनेगा भैया? यूपी का प्रेसिडेंट थोड़ी, यूपी में तो गवर्नर बनेगा। 1 आवर की क्लास में जो है ना, 1 आवर की क्लास सर ने मना कर रखा है, सर ने 40 मिनट कह रखा है। मैं रोज 2, 4, 5 मिनट ऊपर लेती हूँ क्लास। 40 मिनट की क्लास बोला है सर ने लेने के लिए बस, ठीक है। जिसको ज्यादा करना है ना सिलेबस, मैं रोज बताती हूँ, ये सारी चीजें मैंने पहले भी करा रखी हैं। पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में जाओ, राष्ट्रपति पढ़ लो, पूरा डिटेल से समझा रखा है वहां भी। हिस्ट्री भी वहीं से अभी वहीं होगी भाई। डाउट का कल मैं फोन नहीं देख पाई वो वाला, आज मैं जाके फोन देखूंगी मैं, ठीक है। जिनको याद हो गया बहुत अच्छी बात है, 1-2 बार किताब से पढ़ लेना और सारा याद हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? सबकी शपथ प्रेसिडेंट दिलवाता है, बस प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाता है उसकी टक्कर का। तो उसकी टक्कर का कौन है? सीजेआई। प्रेसिडेंट के नीचे जितने काम करेंगे ना, चाहे मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पीएम है, उपराष्ट्रपति है, उन सबको शपथ अपने आप राष्ट्रपति दिलवा देगा। तो जितनी सारी शपथ है वो सब राष्ट्रपति के नाम है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति के बराबरी का कोई नहीं है इन नीचे वालों में, इसलिए उसको शपथ दिलाता है सीजेआई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।